Hello students, my name is Dr. भरत कुमार धनगर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रामपुरा। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के माइनर सब्जेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। यह हमारा माइनर सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आईपीआर होता क्या है, क्योंकि हम जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे आईपीआर के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो हमें सबको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे को राइटर हो, किसी को भी जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है और ये हमें किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आज वन बाय वन हम इस स्लाइड के थ्रू हम देखेंगे कि क्या आईपीआर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स रेगुलेशन देता है और क्या कानून है हमारे जिसको हमें आज देखेंगे। तो जब इस आईपीआर में हम जब इस कोर्स को देखेंगे तो इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो सबसे पहले हम बौद्धिक संपदा अधिकार के कंसेप्ट को समझ पाएंगे कि आईपीआर है क्या और आईपीआर में क्या क्या कानून बने हुए। इस कोर्स के माध्यम से हम ट्रेडमार्क, व्यापार रहस्य और वस्तुओं के वस्तु और जीआई टैग को हम समझ पाएंगे। इस पाठ्यक्रम के दौरान हम ये समझ पाएंगे कि कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है, ट्रेड सीक्रेट क्या है और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है। इस आईपीआर के थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि हमें कौन कौन से कानूनी पहलू हैं जिनका हमें प्रबंधन रखना है और उन कानून पहलू के बारे में हम आज इस टॉपिक के बारे में सीख पाएंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार जो है कानूनी अवधारणाओं को भी समझाएगा कि कौन से कानून के तहत हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या लीगल ऐसे एक्ट हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की आईपीआर है क्या। आईपीआर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार। यह जो अधिकार है, यह अधिकार हमें एक ऐसा लीगल राइट है जो किसी भी रचनाकार को या किसी भी क्रिएटर को जो कार्य कर रहा है उसको एक लीगल प्रोटेक्शन देता है उस कानून के तहत कि हमने, जैसे मैं अगर राइटर हूँ, मैंने कोई किताब लिखी है या फिर मैंने कोई पोएम लिखी या फिर मैंने ऐसा कोई क्रिएटिव कार्य किया है, तो यह आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यह मुझे अधिकार देता है कि इस कार्य को मेरी अनुमति के बिना या मेरी सहमति के बिना कोई भी उपयोग नहीं कर पाएगा और उसका कोई भी मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। तो बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनी अधिकार हैं जो आविष्कारक, रचनाकार के कामों की रक्षा करता है और यह उस अधिकार इस पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाते हैं। और जो भी जो राइट्स होते हैं वो एक विशिष्ट अवधि के लिए दिए जाते हैं, एक समय के लिए दिए जाते हैं। अगर हम महत्व की बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है आईपीआर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व क्या है, तो यह हमें कानूनी मान्यता प्रदान करता है और हमारे नवाचार को प्रोत्साहित करता है। मैंने कहा ना कि जैसे मैंने कोई पोएम लिखी है या फिर मैंने कोई बुक लिखी है, मैंने कोई नवाचार किया, तो आईपीआर मुझे ये प्रोटेक्ट करता है कि यह आपका खुद का आईपी है और इसका आपका खुद का अधिकार है। तो इसका सबसे महत्वपूर्णता यह है कि यह हमें कानूनी मान्यता प्रदान करता है, यह रचनाकार की सुरक्षा प्रदान करता है और उनके कार्यों के अनधिकृत उपयोग को रोकता है कि कोई उसके बिना कोई उपयोग ना कर पाए। आईपीआर जो है वो अनुसंधान विकास में रचनात्मक और निवेश को बढ़ावा देता है और उपभोक्ता और उत्पाद को सेवा के बीच पहचानने में अंतर प्रदान करता है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ आईपी की, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती हैं। तो सामान्यतः इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो 7 टाइप की होती हैं, जिसमें हम बात करें तो पैटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क्स हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, ट्रेड सीक्रेट है, इंटीग्रेटेड सर्किट है और जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। तो ये जितने भी 7 टाइप के मैंने आईपी आपको बताए हैं, इन आईपी को अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एक एक आईपी के लिए क्या क्या नियम है और क्या क्या एक्ट बने हुए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैटेंट को। पैटेंट क्या है? हम कई बार जनरली बात में कहते हैं ना कि ये इस बात का पैटेंट है, यानी कि उसके बिना आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो पैटेंट सबसे महत्वपूर्ण, जितने भी हमारे जो आईपी हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक जो है वो है पैटेंट। तो पैटेंट की बात करें तो पैटेंट किसी नई चीज के आविष्कार को दिया गया एक विशेष अधिकार है। यानी अगर मैंने इस पेन की बात कर रहा हूँ, जैसे ये पेन है, अगर ऐसे ही मैंने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया या मैंने किसी एक ऐसी चीज का डिजाइन किया है, जैसे मैंने मेरे बौद्धिकता स्तर पे या फिर मैंने अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर मैंने इस पेन का निर्माण किया है, तो
मुझे ये गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी कि ये आपका पेटेंट है, आपके बिना इसका कोई दूसरा रॉयल्टी नहीं ले सकता है, आपका मेरे बिना इसका कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। तो जो चीज़ मैं आविष्कार करूँगा या जो चीज़ मैं बनाऊँगा, उस चीज़ के लिए सिर्फ मुझे अधिकार है उसकी रॉयल्टी लेने का, मुझे अधिकार है उसका क्रेडिट लेने का, मेरे अलावा कोई दूसरा क्रेडिट नहीं ले सकता। ये एक्ट मुझे इस बात के लिए इंश्योर करता है। भारत में अगर आपको पेटेंट के लिए अगर आप पेटेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं या पेटेंट की अगर हम बात करें तो भारत में एक भारतीय पेटेंट कार्यालय है जिसे हम आईपीओ के नाम से जानते हैं, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। और यह पेटेंट और डिज़ाइन का हमें पूरा इंश्योर करता है कि हम जो भी कार्य करेंगे उसमें इस आईपीओ के तहत हम रजिस्टर्ड होंगे। आईपीओ जो है वो भारत में पेटेंट की जांच करता है, अनुदान और पंजीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जब हम कोई भी, अभी हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने कोई आविष्कार किया या फिर मैंने कोई कार्य किया, तो उसके लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसकी फाइलिंग प्रोसेस क्या है, उसको हम देखेंगे। अगर हम बात करें पेटेंट के, तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में है और इसके शाखा कार्यालय दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में भी है। टाइप्स ऑफ पेटेंट, जनरली 3 टाइप के पेटेंट होते हैं। एक होता है यूटिलिटी पेटेंट, डिज़ाइन पेटेंट और प्लांट पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट से आप समझ पा रहे होंगे कि इसका अर्थ क्या है। यह सबसे सामान्य प्रकार का पेटेंट है जो किसी नई और उपयोगी प्रक्रिया या मशीन या निर्माण या पदार्थ की संरचना या उसके किसी भी नए उपयोगी सुधार के आविष्कारक या खोज को शामिल करता है। यानी कि मैं कोई भी नई मशीन निर्माण कर रहा हूँ या मैं कोई भी नई पदार्थ की संरचना का निर्माण कर रहा हूँ या फिर ऐसा कोई क्रिएटिव कार्य कर रहा हूँ जो उपयोगिता आधार पर है, तो उसके लिए मुझे यूटिलिटी पेटेंट में रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरा है डिज़ाइन पेटेंट, यानी कि डिज़ाइन पेटेंट किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो किसी लेख के लिए नए मूल और सजावटी डिज़ाइन का आविष्कार करता है। जैसे मैंने अगर कोई ऐसी नई रचना बनाई है या एक नया क्रिएटिव कार्य किया है जो एक बहुत अलग तरीके से नवाचार है, तो वो मुझे डिज़ाइन पेटेंट में आएगा। प्लांट पेटेंट में पौधों की नई नई किस्म जो आती हैं, उन प्लांट की जो किस्म होती है वो प्लांट की नई किस्म में इस पेटेंट में रजिस्टर्ड होंगे। अब हम बात करते हैं पेटेंट फिलिंग प्रोसेस क्या है। तो जैसे मैंने कोई आविष्कार किया और अगर मैं उसका पेटेंट कराना चाहता हूँ कि अब मुझे गवर्नमेंट के जो वेबसाइट हैं या गवर्नमेंट की जो फोरम है, जो आईपीओ हैं, तो वहाँ पे मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले जैसे आइडिया डेवलपमेंट, जैसे मेरे दिमाग में जो भी मैंने बनाया उसका आइडिया डेवलपमेंट होगा जो कि इंश्योर करता है इन्वेंशन मीट पैटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया को। फिर उसके बाद पेटेंट सर्च होगा कि ऐसा तो नहीं कि ये पेटेंट कहीं ऑलरेडी किसी को अलॉट हुआ है। जैसे मैंने जो भी पेटेंट जो कार्य किया है, तो उस पेटेंट का ऐसा तो नहीं किसी ने पहले ही पेटेंट करा रखा हो कि कॉपी तो नहीं हो रहा, तो सबसे पहले वो भी इंश्योर किया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन प्रिपरेशन होती है जिसमें जो आप कार्य कर रहे हैं उसका टाइटल आता है, उसका एब्स्ट्रैक्ट आएगा, उसका क्लेम आएगा, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन आएगी, जो आपका पेटेंट उसकी पूरी डिटेल्स फॉर्मेट होता है, जो डिटेल पूरा भरेंगे अपन। फिर ड्राइंग अगर अप्लीकेबल है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें हैं ऐसी के जिसमें ड्राइंग हो रही है या फिर उसमें मेंशन किया जा सकता है, तो उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडिया डेवलपमेंट होगा, फिर पेटेंट सर्च होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कॉपी पेटेंट है। फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन प्रिपरेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम आईपीओ में जो इंडियन पेटेंट ऑफिस है उसमें इसको फिलिंग करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद जब हम ये पूरी प्रोसेस हो जाती है तो फिर उसके बाद एग्जामिनेशन होता है आईपीओ ऑफिस में। उस जो फॉर्म जो आपने सबमिट किया उसका एग्जामिनेशन होता है कि ऐसा तो नहीं कि ये वैलिड पेटेंट है या नहीं, ऐसा तो नहीं ये पेटेंट की कोई कॉपी हो या फिर ऐसा पेटेंट कहीं दूसरा दिया गया। तो उन सारे पेटेंट उसको एग्जामिनेशन होता है, फिर आपको उसका पेटेंट अलॉट होता है। हमारे इंडिया में अगर आप पेटेंट कराना चाहते हो तो हम आईपीओ करते हैं। वर्ल्ड लेवल पर यूएसपीटीओ हैं, ईपीओ हैं और डब्ल्यूआईपीओ हैं जिसके थ्रू हम पेटेंट करा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉपी जो आईपीआर हैं, आईपी हैं, वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट के लिए मुझे लगता है स्टूडेंट को बहुत समझना ज़रूरी है कि हम कई बार गलती जाने अनजाने में ऐसा वायलेशन कर देते रूल्स रेगुलेशन को कि हम कोई ऐसा कार्य कर देते जो कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। तो कॉपीराइट जो है उसको बहुत अच्छे से समझना। कॉपीराइट है क्या, नाम से पता चल रहा है कि किसी कॉपी के प्रति उसका राइट, यानी मैंने कोई भी चीज़ लिखी है तो उसका मुझे अधिकार है कि उसका मेरे अलावा कोई दूसरा उसका उपयोग
किसी भी फायदेमंद के लिए नहीं करेगा। जैसे कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो किसी मूल कार्य के निर्माता को दिया जाता है। मूल कार्य का मतलब जिसने जो कार्य किया उसको, जो उसकी रचना के आधार पर पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन, व्युत्पन्न कार्य बनाने का विशेष अधिकार देता है। तो कॉपीराइट आपका जो आप कार्य आपने जो बनाया है, या जो आपकी रचना है, या जो आपका विशिष्ट कार्य है, उसमें आपको अधिकार देता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। व्हाट कैन बी कॉपीराइट? अब हम कॉपीराइट में क्या क्या चीजें कॉपीराइट के अंतर्गत आती हैं, तो एक एक देखेंगे। लिटरेसी वर्क, यानी कि साहित्यिक कार्य जो है में अगर आप बुक हैं तो बुक कॉपीराइट में आएगा। अगर आप जैसा कोई किसी ने बुक लिखी है वो कॉपीराइट के अंदर आएगा। किसी के द्वारा आर्टिकल लिखे जाते हैं कि कोई भी, चाहे वो साइंटिफिक आर्टिकल हो चाहे किसी अन्य प्रकार के आर्टिकल हो, तो वो भी उस कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। और अदर रिटर्न वर्क, जो उसका खुद की मौलिक रचना है, वो सारे कार्य उस कॉपीराइट के अंतर्गत माने जाएंगे। म्यूजिकल कंपोजिशन, जैसे कोई भी कंपोजर होता है, अगर उसने कोई गाना बनाया है या गाना लिखा है किसी गीतकार ने, तो वो उसी का कॉपीराइट है। उसकी अनुमति के बिना आप उसको सेल नहीं कर सकते, उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये मेरे द्वारा बनाया गया। आप उसका कॉपी भी नहीं कर सकते, नहीं तो वो कॉपीराइट में आ जाता है। तो म्यूजिकल कंपोजिशन में सॉन्ग्स आ गए, सॉन्ग इंस्ट्रूमेंट आ गए, कंपोजिशन आ गए, और अदर जितने भी म्यूजिकल कंपोजिशन है वो म्यूजिकल इस कॉपीराइट के अंतर्गत माने जाएंगे। ड्रामेटिक वर्ग में कोई प्ले हैं, स्क्रीन प्ले हैं, या कोई भी अदर जो वो कार्य होता, परफॉर्मेंस होता, वो इसके अंतर्गत माने जाएंगे। पेंटिंग वर्क होता है, ड्राइंग होता है, या अगर आपने कोई स्पेशल पेंटिंग बनाई है या आपकी कोई स्पेशल ड्राइंग है, तो वो तो ऐसा तो नहीं कि उसकी आपकी जैसी पेंटिंग का कोई दूसरा उसका उपयोग कर रहा, तो वो भी कॉपीराइट में आता है। ऑडियो विजुअल वर्क में जैसे मूवीज़ हैं, वीडियो हैं, कॉपीराइट में आएगा। और बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी जो आर्किटेक्ट है, अगर वो बिल्डिंग का डिज़ाइन कर रहा है तो वो उसका कॉपीराइट है कि वो उसके द्वारा बनाया गया और उसकी खुद की मौलिक रचना है। व्हाट कैन नॉट बी रिटर्न? कौन सी चीज़ें ऐसी है जो कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आती? जनरली क्या होता है कि हम कॉपीराइट में इतना कंफ्यूज हो गए कि हर चीज़ को ऐसा सोच सकते हैं कि यह कॉपीराइट में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आती। लेकिन ये जो आईपीआर है, ये कॉपीराइट है, इससे कई बार ऐसा लगता है कि नवाचार को रोकता है कि कोई कि कॉपीराइट के डर से कि हम नवाचार नहीं कर पा रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं वो कॉपीराइट में आ रहा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आती जिसका हम प्रयोग या उपयोग कर सकते हैं। जैसे है आइडिया, तो आइडिया कॉपीराइट में नहीं आता। आइडिया तो आपके दिमाग पे भी है, मेरे दिमाग तो उसका कोई नहीं कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सक रहा हूँ। तो आपने जो सोचा, मैंने भी सोचा, जब तक वो उस मौलिक कृति के मूल कृति के रूप में नहीं आएगा तब तक वो कॉपीराइट में नहीं आएगा। मेथड है कोई भी, जैसे वेल नोन मेथड आ गई तो वो कॉपीराइट में नहीं आती। कोई सिस्टम है, फैक्ट और डेटा, जनरली जो गवर्नमेंट के जो डेटा होते हैं या कोई फैक्ट होते हैं तो वो कॉपीराइट में नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसे डेटा है जिसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं, जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो फैक्ट डेटा है उसको आप कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं मानते। जो कॉमनली नो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि स्टैंडर्ड कैलेंडर हैं, तो वो भी कॉपीराइट में नहीं आता है। जैसे हमें पता है कि कई सालों के कैलेंडर हम पहले बना लेते हैं कि उसको देख के, तो वो कॉपीराइट में नहीं आता। हाँ, लेकिन कुछ कैलेंडर ऐसे हैं जो कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई स्पेशल एडिशन निकालता है जो अपनी खुद की उसमें इंफॉर्मेशन को इनपुट करता है, अपनी खुद के नॉलेज को अगर वो इनपुट करता है तो वो उस कॉपीराइट में आ जाते हैं। इसलिए कई कुछ कैलेंडर ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है पीछे कि ये कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। अगर आपने इसका मिसयूज़ किया या पीडीएफ बनाई या फिर आपने उसको बिना जो लेखक हैं या फिर जो पब्लिशर उसकी अनुमति से अगर आपने उसमें कुछ भी काट छाट किया तो वो कॉपीराइट में आता है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड कैलेंडर है वो कॉपीराइट में नहीं आएंगे। तो इस कुछ ऐसी स्पीच होती जो वेल नोन स्पीच होती वो भी कॉपीराइट में नहीं आती। अब हम बात करते हैं टर्म ऑफ कॉपीराइट कि सर कॉपीराइट की टर्म कितनी होती, कितने समय के लिए कॉपीराइट होता है। ऐसा तो नहीं कि लाइफ टाइम होता है, तो ऐसा नहीं होता। आप उनका कॉपीराइट के लिए जो एक्ट है वो एक टेन्योर के लिए ही हमें समय देता है कि इस समय तक आपका कॉपीराइट रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक वो कॉपीराइट जो है वहाँ से उसको फिर वो पब्लिक डोमेन पर आ जाता है, यानी उसका फिर हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सामान्य नियम यह है कि कॉपीराइट 60 साल तक चलता है, यानी 60 ईयर तक हम कॉपीराइट जो रूल रहता है वो 60 साल तक रहता है। मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्यों के मामलों में 60 साल की अवधि या लेखक की मृत्यु के बाद वर्ष से गिनी जाती है। यानी कि कोई राइटर है अगर, और अगर उसने कोई बुक्स लिखी है
तो वो उसकी मृत्यु के 60 ईयर तक उसके कॉपीराइट जो है वो चलेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिक वो पब्लिक डोमेन पर आ जाती हैं, यानी कि वो एक्सेस फॉर ऑल हो जाता है, वो उसका कोई भी उपयोग कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। हम कई बार क्या होते हैं, जैसे दिख रहा होगा आपको स्लाइड में फोटोकॉपी, कई बार क्या होता है हम किसी ये कॉपीराइट में पता ही नहीं चलता है कि हम इसकी फोटोकॉपी कराते जा रहे हैं और कुछ भी कर, लेकिन जब हम किसी बुक को देखते हैं तो उस बुक में उस पब्लिशर जो होता है, जो राइटर होता है, वो स्पेशल लिखते हैं, उसमें मेंशन करते हैं कि आप इसकी फोटोकॉपी नहीं करेंगे, नहीं तो आप कॉपीराइट एक्ट में आप उलझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन से दस्तावेजों की फोटोकॉपी करना चाहिए और कौन से दस्तावेजों की फोटोकॉपी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई स्टैंडर्ड बुक है या स्टैंडर्ड जो कृति है या किसी की मौलिक कृति है जिसने उसको बनाया, खुद लिखा है, तो उसको अपना फोटोकॉपी करने का उसको अपने का अधिकार नहीं है। आप जैसे कोई बुक बनाई लिखी हुई है किसी राइटर ने, तो आप उसकी दूसरी बुक परचेस करने का आपके पास अधिकार है। आप दूसरी बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसका फोटोकॉपी करके उसको चेंज करेंगे तो वो आप कॉपीराइट एक्ट में आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं सरकारी, उसको आप कॉपीराइट कर सकते हैं। इस कॉपीराइट में फोटोकॉपी के अलावा एक बात बता दें, जैसे हम पीडीएफ भी करते हैं कि कई बार कुछ बुक्स की पीडीएफ है तो हम व्हाट्सएप पे या एक दूसरे को भेज रहे हैं, तो पीडीएफ भी हम विदाउट पब्लिशर की अनुमति से हम पीडीएफ भी नहीं कर इधर उधर सेंड कर सकते हैं। बीच में कोई न्यूज़ एजेंसी ऐसी बताया भी था उन्होंने कि अगर आप हमारी पीडीएफ को अगर भेजेंगे तो आप कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन में आप फंस सकते हैं। तो उनकी अनुमति के बिना आप किसी पीडीएफ को इधर उधर किसी की बुक की पीडीएफ बना के भी भेज नहीं सकते। इवन आप फोटो भी नहीं क्लिक कर सकते किसी भी बुक्स का या किसी का, वो भी कॉपीराइट एक्ट में आता है। तो अब हम कुछ एफएक्यू जान लेते हैं जो हमारे मन में प्रश्न बनते हैं कॉपीराइट के संबंध में। छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि सर कॉपीराइट में ऐसा तो नहीं है कि हम फंस जाएंगे या इसमें कॉपीराइट के नियम उल्लंघन हो जाएगा, या किस कार्य के लिए हमें कॉपीराइट हमें छूट देता है ये एक्ट कि आप इतना तो कर सकते हैं। सबसे पहले, क्या सभी प्रकार के कार्यों के लिए कॉपीराइट समान है? तो आंसर है नहीं। हर प्रकार की श्रेणी जो कार्य है उस श्रेणी के आधार पर वो तय होता है कि उसके लिए कॉपीराइट एक्ट, उसके कॉपीराइट जो है वो अलग अलग है। जैसे अगर आपने लिटरेसी वर्क किया तो उसके लिए अलग होगा, म्यूजिकल कंपोजिशन में अलग होता, कोई गीतकार है तो उसके लिए अलग होगा। तो जो कार्य अलग अलग होगा तो उसके लिए कॉपीराइट एक्ट भी अलग अलग प्रकार से बनाया गया। दूसरा प्रश्न है, क्या मूल कृति का अनुवाद भी कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है? बिल्कुल है। हम ये सोच रहे हैं कि अगर किसी ने इंग्लिश में बुक लिखी तो आप अपनी भाषा में हिंदी में बना के ट्रांसलेट करके उसको नहीं, या फिर अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते नहीं। अगर आप उसके ट्रांसलेट जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वो ऑथर आपको परमिट नहीं देता। अगर वो परमिट करता है तो आप उस बुक को ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रांसलेट कर दिया तो वो भी कॉपीराइट में आएगा, क्योंकि है तो मूल कृति उसी व्यक्ति की ना जिसने लिखी है, आपने तो सिर्फ भाषा का परिवर्तन किया उस बुक का, तो वो भी कॉपीराइट में आती है। तो कॉपीराइट जो है वो मूल कार्य जो है ये भी के अधिकार उस पर लागू होता है। तीसरा है कि क्या कंप्यूटर प्रोग्राम कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण जो बच्चों द्वारा पूछा जाता है कि सर कंप्यूटर प्रोग्राम में, बिल्कुल होता है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम कॉपीराइट अधिनियम की तरह संरक्षित है। उन्हें भी साहित्यिक कृति के रूप में माना जाता है, क्योंकि वो भी किसी की आईपी है, जो जिस सिस्टम, जो कंपनी है या फिर जिस कंपनी ने जो बनाया है, तो वो उसके द्वारा उसका खुद ने उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाया, उसने डिज़ाइन करा, तो वो उसका अधिकार उसके पास है, तो उसको भी आप उसके कॉपीराइट में आते हैं। कई बार लोग क्रैक वर्जन को इधर उधर करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कॉपीराइट है उसका। उसने जो भी प्रोग्रामर है उसने जो अपनी प्रोग्रामिंग बनाई है, तो वो उसकी खुद की कृति है, खुद की मौलिक कृति है, खुद की साहित्यिक कृति है, तो उसकी अनुमति के बिना आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, वो भी कॉपीराइट में आएगा। अगला प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति किसी कृति का अनुवाद उस कृति के कॉपीराइट की स्वामी की अनुमति के बिना कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने उसकी बिना अनुमति से आपने कृति का अनुवाद कर दिया तो आप कॉपीराइट के एक्ट में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने बुक लगी, आपने उस किताब का गलत दुरुपयोग किया। क्योंकि जब हम कोई मूल कृति के साथ कोई किताब लिखता है, कोई रचनाकार बुक लिखता है, तो वो स्पेशल मेंशन करता है, वो स्पेशल लिखते हैं इस बात को कि मेरी अनुमति के बिना इसमें आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। यानी आप भाषा भी चेंज कर रहे हैं, उसमें आप ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, तो वो भी कॉपीराइट में आता है। तो कोई भी व्यक्ति कॉपीराइट स्वामी की अनुमति के बिना कॉपीराइट प्राप्त किसी कृति का अनुवाद
नहीं कर सकता। अगला प्रश्न बनता है कि क्या समाचार पे कोई कॉपीराइट है? न्यूज़ पर हमारे दिमाग में आता है कि सर न्यूज़ जो बन रही है, जो न्यूज़ आती है, क्या ये कॉपीराइट में आती? नहीं, न्यूज़ जो समाचार होती है वो कॉपीराइट में नहीं आती। लेकिन इसमें एक बात है कि रिपोर्टिंग, समाचार की रिपोर्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। यानी समाचार जो एडिटर हैं वो अगर समाचार की रिपोर्टिंग अपने हिसाब से प्रस्तुत कराए तो वो कॉपीराइट के अंतर्गत आएगी। यानी कि कोई एंकर है, उसने एक न्यूज़ जो आई है उस न्यूज़ को अपने हिसाब से उसको बनाया और उसने उसमें जो कुछ अपने कंटेंट को ऐड ऑन करना था उसने ऐड ऑन करके फिर उसने अपनी रिपोर्टिंग बनाई। अगर उस रिपोर्टिंग को कोई दूसरा एंकर अगर उसी तरीके से प्रस्तुत करता है तो फिर वो कॉपीराइट में आता है। तो न्यूज़ कॉपीराइट में नहीं आती, बस उसके समाचार की जो रिपोर्टिंग है वो कॉपीराइट में आएगी। अगला क्वेश्चन है, जो प्रश्न बनता है हमारे कि क्या कॉपीराइट का दावा करने के लिए किसी कार्य को पंजीकृत करना आवश्यक है? नहीं, इसके लिए स्पेशल ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पहले पंजीकृत करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने बुक लिखी है और मुझे बुक लिखने के बाद चाहे वो आईएसबीएन नंबर हो या फिर कोई दूसरा नंबर हो जिसमें मैंने बुक लिखी, तो वो फिक्स हो जाता है कि ये मेरे द्वारा किया गया कार्य है। अब अगर कोई उसके जैसा कार्य करेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा या फिर सिस्टम को समझ में आ जाएगा कि ये इसने उसकी कॉपी करी, तो कॉपीराइट में ऑटोमेटिक उसमें पकड़ में आ जाता है। तो कॉपीराइट के दावा करने के लिए मतलब इसके लिए आपको ऐसा कोई एजेंसी में पहले ही इंश्योर नहीं करना पड़ता, रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता कि ये मेरा कृति है, वो आपका किया हुआ कार्य ऑटोमेटिक आपका माना जाता है। क्या कॉपीराइट सदैव के लिए सुरक्षित है? नहीं, अभी हमने बताया कि कॉपीराइट का एक टेन्योर फिक्स किया गया है कि यह 60 वर्ष तक ही माना जाता है, फिर 60 वर्ष के बाद ये पब्लिक डोमेन में आ जाता है। कॉपीराइट संरक्षण की अवधि क्या है? वही कि सामान्य नियम यह है कि कॉपीराइट 60 साल तक चलता है। क्या कॉपीराइट मामले पर कोई सलाहकार निकाय है? तो बिल्कुल है। जैसे अगर आपने को लग रहा है कि किसी ने कॉपीराइट किया है या किसी चीज़ की कॉपीराइट हुआ है, तो हमारा जो सी कॉपीराइट एनफोर्समेंट एडवाइजरी काउंसिलिंग जो है CAAC, इसकी स्थापना की गई है। इसमें आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं, एक फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं, फिर उस एक्ट के तहत उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी वो होगी। तो ये एक सलाहकार निकाय है जिसके तहत कॉपीराइट में जो भी अगर उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए इसमें प्रावधान है और एक्ट बनाए गए हैं। क्या कॉपीराइट का उल्लंघन एक आपराधिक अपराध है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप किसी की मौलिक रचना का अगर गलत उपयोग करेंगे या उस रचना को अपना बता के अगर आप मार्केटिंग करेंगे या उसको बाजार में सेल करेंगे तो ये तो एक आपराधिक अपराध है। तो इसलिए हमें कॉपीराइट के चीज़ों में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें कहाँ गलतियाँ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम, कई बार ऐसा होता है कि हम बुक्स, मैंने कहा था ना कि हम स्टूडेंट्स बहुत सारी बुक्स जो आती है हमारे व्हाट्सएप पे आ रही है तो हम उसको भेजते जा रहे हैं, फोटो किसी बुक के फोटो से फोटो और PDF बना के भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होता, वो भी कॉपीराइट में आता है। कॉपीराइट कानून के तहत आपराधिक अपराध के लिए क्या सजाएं हैं? तो एक्ट ने देखिए, कॉपीराइट उल्लंघन के लिए न्यूनतम सजा 6 महीने की कैद है और न्यूनतम 50,000 का जुर्माना है। अगर आप कॉपीराइट एक्ट में फंस गए तो आपको 6 महीने की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना आपको भुगतना पड़ता है। ये एक बार के लिए। अगर आपने फिर वापस कॉपीराइट एक्ट में अगर ऐसा पाया जाता है कि आप वापस डबल बार कॉपीराइट एक्ट में फंसे तो आपकी वो सज़ा बढ़ सकती है, यानी 6 महीने से 1 साल की हो सकती है और जो जुर्माना है वो 50,000 से 1 लाख तक हो सकता है। इसलिए कॉपीराइट के नियम के बिना हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना। अगला है कि क्या कॉपीराइट शीर्षक और नामों पर भी लागू होता है? ये सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि सर कोई टाइटल आ गया तो क्या टाइटल पे कॉपीराइट लगेगा? कि जैसे किसी की बुक है तो मैंने कोई बुक का टाइटल बनाया है तो क्या उस टाइटल जैसे कोई दूसरी बुक तो नहीं आएगी? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर मैं उसमें चेंज करूँ, तो ऐसा नहीं है। टाइटल के लिए क्या एक्ट है वो हम देखते हैं। कॉपीराइट आमतौर पर शीर्षक, यानी जो टाइटल मैंने कहा ना कि कोई टाइटल और या नामों या छोटे शब्दों के संयोजन, नारों छोटे वाक्यांश यानी छोटे शब्द होते हैं ना, विधियों, कथानक या तथ्यात्मक जानकारी की रक्षा नहीं करता। कॉपीराइट विचार या अवधारणाओं की रक्षा नहीं करता। कॉपीराइट की सुरक्षा पाने के लिए किसी कार्य का मौलिक होना बहुत जरूरी है। अगर वो कार्य मौलिक नहीं है तो वो कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कि छोटे, अगर आपको ये बुक्स आपने देखा होगा कि
एक टाइटल की बहुत सारी बुक्स आती है, एक इस पब्लिशर के भी वही टाइटल का बुक्स हैं, दूसरे पब्लिशर ने भी वही टाइटल की बुक्स हैं, हाँ, लेकिन टाइटल सेम है लेकिन कंटेंट अलग होगा, क्योंकि कंटेंट में राइटर जो है वो अपने हिसाब से कंटेंट लिखता है। क्या कोई लेखक कॉपीराइट का त्याग कर सकता है, और यदि हाँ तो कैसे? बड़ा प्रश्न है कि कॉपीराइट का त्याग कैसे करें। तो ये प्रश्न बनता है कि कॉपीराइट का त्याग कर सकता है। तो देखते हैं, किसी कृति का लेखक कॉपीराइट रजिस्ट्रार को निर्धारित प्रपत्र में नोटिस देकर कृति में कॉपीराइट से संबंधित सभी प्रकार के अधिकार को त्याग कर सकता है। अगर किसी को लग रहा है, जैसे किसी जो अथार है उसने कोई रचना लिखी या फिर कोई ऐसा मौलिक कार्य किया, उसे लगता है कि नहीं, ये कार्य जो है मैंने जो किया है, अब इसको मैं कॉपीराइट त्यागना चाहता हूँ, यानी कि 60 साल की अवधि से पहले कि मैं इसको पब्लिक डोमेन पे एक्सेस फॉर ऑल कर देता हूँ, इसका कोई भी उपयोग कर सकता है बिना कुछ मतलब संदर्भ दिए हुए, रेफरेंस दिए हुए या मुझे रॉयल्टी दिए हुए। तो वो कॉपीराइट जो कार्यालय उसमें पहले आवेदन देना पड़ता है कि मैं इस कॉपीराइट को त्याग रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम नए आईपी की तरफ चलते हैं, जो कि है ट्रेडमार्क। तो कॉपीराइट तक तो आपने समझ में लिया होगा कि कॉपीराइट में क्या क्या चीज़ें हैं और कॉपीराइट में हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि और किन चीज़ों का हम उपयोग करें तो वो कॉपीराइट एक्ट के अंदर नहीं आता। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रेडमार्क। आपने देखा होगा कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट आईपी है। इसके तहत आपने देखा होगा कि कुछ कंपनियां अपने अलग सिंबल होता है, किसी का अलग डिज़ाइन होता है, तो वो आज हम इसमें देखते हैं। ट्रेडमार्क एक विशिष्ट चिन्ह, प्रतीक, शब्द, वाक्यांश, डिजाइन या उसका संयोजन है। यानी कि ट्रेडमार्क चिन्ह, प्रतीक, शब्द, वाक्यांश या डिजाइन, यानी कोई कंपनी या कोई भी फर्म अगर अपना ट्रेडमार्क बनाना चाहे तो उसका अपना एक स्पेसिफिक चिन्ह होगा, उसका स्पेसिफिक प्रतीक होगा या शब्द होगा, तो उससे पता चल जाए, यानी कि उस शब्द से और उस प्रतीक से पता चल जाता है कि हम किस कंपनी की बात करें। जैसे कि एक शब्द है, जैसे अगर हम ये कहते हैं जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो हमारे दिमाग में आ गया कि सर आप LIC की बीमा की बात कर रहे हैं, है ना। यानी जैसे हम मोबाइल में अगर जैसे माना कि मैंने मोबाइल ऑन किया और जैसी रिंगटोन बजी तो आपके दिमाग में आ जाएगा सर ये नोकिया की रिंगटोन है। तो ये ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है, जो हमें उसके स्पेसिफिक आइडेंटिटी को प्रदर्शित करता है। तो ट्रेडमार्क एक विशिष्ट चिन्ह, प्रतीक, शब्द, वाक्यांश, डिजाइन और उसका संयोजन है, जो एक इकाई के सामान या सेवा को दूसरों से अलग पहचान बनाता है। यानी वो सिंबल ही अलग बता देगा कि ये कौन सी कंपनी का। जैसे अगर हम SBI की बात करते हैं, SBI के सिंबल से पता चल जाता है कि ये SBI बैंक का सिंबल है। और ट्रेडमार्क ब्रांड की पहचान की रक्षा करता, उपभोक्ता किसी उत्पाद या सेवा से विशिष्ट गुणों को पहचानने और उसे जोड़ने में मदद करता है। यानी कि ये ट्रेडमार्क उस लोगों से, उस डिज़ाइन से, उस शब्द से, उस रिंगटोन से पता चल जाता है कि ये किस कंपनी को प्रदर्शित कर रहा है और ये किसका लोगो है। अब हम देखते हैं ट्रेडमार्क के की फीचर ऑफ ट्रेडमार्क, यानी ट्रेडमार्क के क्या विशेषता है जो उसको यूनिक बनाती है। पहली विशिष्टता, एक ट्रेडमार्क अद्वितीय होना चाहिए, यानी कि हर कंपनी का या जो जिसका भी हो वो यूनिक होना चाहिए, उससे पता चल जाए। मैंने कहा ना, जैसे हम SBI के लोगों से, SBI का कहीं पे लग रहा हो तो उसके लोगो से पता लग जाता है कि ये SBI का, या फिर उसके डिज़ाइन से पता चल जाता है कि ये किस कंपनी का। जैसे कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी का, तो सबके अलग अलग प्रकार के ट्रेडमार्क होते हैं। तो ट्रेडमार्क की फीचर ये कि वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए और उन वस्तुओं या सेवाओं को अलग करने में सक्षम होना चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। विशिष्ट अधिकार, ट्रेडमार्क स्वामियों के पास एक विशिष्ट वस्तु या सेवाओं के लिए मार्क का उपयोग करने के लिए उनके पास विशेष अधिकार हैं। सतत सुरक्षा, यानी ट्रेडमार्क को अनिश्चित काल के नवीनीकृत किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने कोई लोगो बना दिया तो उसको हमेशा के लिए आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं कि ये जो लोगो रहेगा ये हमारा ही रहेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है या इस तरीके,
ने जो है अपना एक लोगो बना रखा, पर बीच बीच में कुछ कंपनियां जो होती हैं अपने हिसाब से उस लोगो को जो है थोड़ा सा चेंज करती रहती। तो ट्रेडमार्क को अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, आमतौर पर 10 साल के अंतराल में, जब तक वे उपयोग में रहते हैं। जनरली अगर आपने एक बार कर दिया तो 10 साल के अंतराल में रहेगा, लेकिन आप उसको वापस नवीनीकृत कर सकते हैं अगले 10 सालों के लिए। इस तरीके से आप लाइफ टाइम भी उस लोगों को चला सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क की बात करें तो अलग अलग प्रकार के ट्रेडमार्क्स होते हैं, जैसे वर्ड मार्क्स, यानी कि शब्द से पता चलना चाहिए कि ये किस कंपनी का है। तो प्रोटेक्ट स्पेसिफिक वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड मार्क जो होता है ये किसी शब्द के कॉम्बिनेशन के स्पेसिफिक से पता चल जाता है कि ये किसका है और ये उसी का माना जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं गूगल की, तो देखिए गूगल का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है वर्ड का, यानी कि देखिए कलर अलग प्रकार की और उनका ये, तो अब इसके जैसा ट्रेडमार्क कोई दूसरा नहीं ले पाएंगे, ये इनका स्पेशल है ये वर्ड मार्क गूगल का। इसी तरीके से एप्पल का, ऐसी और भी कंपनी का है देखेंगे हम, तो उनका अपना अलग एक प्रकार का, जैसे अमेजन का देख लीजिए, तो वो उनका अपना अलग प्रकार से कॉम्बिनेशन होता, तो ये ट्रेडमार्क वर्ड का। दूसरा लोगोस, हर एक कंपनी का अपना अपना एक लोगोस होता है जो उस कंपनी की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को बताता है। प्रोटेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसकी ग्राफिकल, जैसे अपन ने देख लिया, आप देखिए नाइकी के शूज़, ये इसका ये लोगो रहेगा, अब इस लोगो को दूसरा नहीं बना सकता, यानी कि फिर वो कॉपीराइट में आ जाएगा, फिर वो आईपी एक्ट में के अंतर्गत उसको जो है वो पेनल्टी भरना पड़ सकती। तो आप देखेंगे कई बार ऐसी को कहते हैं ना कि सेकंड कॉपी है इसके जैसा, वो इसके जैसा नहीं होता, इसके जैसा नहीं। वो अगर जैसे नाइकी शूज़ की बात कर रहे हैं हम, तो ये इसका सिंबल है, अब कोई दूसरा होगा तो वो उस नाइकी को नीचे या फिर उसको एरो को ऊपर नीचे इस तरीके से थोड़ा सा चेंज कर देता। तो अब ये जो नाइकी का जो शूज़ का जो इन्होंने जो लोगोस दे रखा, अब इस लोगोस जैसा ये पूरा यूनिनोमस लोगोस, अब इसके जैसा लोगोस किसी को नहीं मिलेगा, तो ये इसकी स्पेसिफिक उस ब्रांड को प्रदर्शित करता है। जैसे मैकडोनल्ड की बात करें तो मैकडोनल्ड का अपना एक लोगोस है। कलर मार्क्स की बात करें तो प्रोटेक्ट स्पेसिफिक कलर व्हेन दे आर द इंटीग्रल ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी, यानी कि मैंने अभी बताया ना कि जैसे ये कलर की बात करें तो ये कलर लोगोस हो गया, जैसे एसबीआई का, तो एसबीआई के इस तरीके से ब्लू कलर का लोगो रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई व्हाइट हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा, नहीं। जैसे जोमेटो की बात करें तो जोमेटो में वो रेड कलर का पूरा उन्होंने लिख रखा ब्रांडिंग का नाम, तो वो प्रोटेक्ट, वो कलर मार्क्स भी ट्रेडमार्क के अंदर आएगा, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा कि इस कलर का आप कोई दूसरा वैसा का वैसा कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। साउंड मार्क्स की बात करें, मैंने कहा ना कि साउंड भी आता है, जैसे हमने नोकिया के मोबाइल है तो नोकिया के मोबाइल में हमने, जैसे नोकिया का मोबाइल है तो आप उसकी जब ऑन करते थे तो उसकी अलग ही एक रिंगटोन आती थी, तो आप उसकी रिंगटोन जो है वो भी ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर्ड है, उसकी जैसी रिंगटोन अब कोई दूसरी नहीं बनेगी, नहीं तो आईपीआई में आएगी, वो कॉपीराइट में आएगी, ट्रेडमार्क के अंदर आईपी एक्ट में आएगी। इसी तरीके से जैसे इंटेल को अपन, इंटेल के जब सॉफ्टवेयर को खोलते हैं इंटेल को, तो उसमें भी अपनी एक आवाज़ आती है, तो ये ट्रेडमार्क में आएगी। शेप मटेरियल की बात करें तो हर कंपनी में आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती हैं तो वो अपने हिसाब से अपनी बोतल का शेप बनाती, ऐसा नहीं कि एक बोतल का शेप जो है दूसरी बोतल की शेप से बराबर होगी, नहीं। जैसे कोका कोला ने अपनी बोतल बनाई तो उसकी बोतल का शेप अलग होगी, चाहे कोई पानी की बोतल्स होगी तो जो हर एक कंपनी की अलग प्रकार की शेप होगी। जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं तो आपने देखा होगा कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, लेकिन उनकी बोतल की जो शेप देखेंगे वो भी शेप अलग अलग है, ऐसा नहीं कि एक ही शेप के उसकी शेप भी बराबर है, दूसरी शेप भी एक जैसी है और बाहर प्रोडक्ट का लेबलिंग अलग करके मार्केट में, नहीं। यानी कि उस बोतल की शेप जो है वो भी एक अपना, उस कंपनी का अपना एक ट्रेडमार्क है, तो उस वो भी ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है कि ये हमारे डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को अब कोई दूसरा नहीं ले सकता। अब बात करें बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडमार्क्स की, ट्रेडमार्क की बेनिफिट क्या है। देखिए पहला है कि मैंने कहा ना कि ट्रेडमार्क की अपना एक फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ब्रांड की पहचान करने में, यानी किसी कंपनी को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या है। मैंने कहा ना कि ब्रांड, जैसे एसबीआई का लोगो लग जाएगा, आपको दूर से पता चल जाएगा कि ये एसबीआई का लोगो, यानी यहाँ पर एसबीआई बैंक है, अगर वो लोगो रहेगा तो भी आप पता लगा पाओगे। अगर किसी का जैसे जोमेटो का अगर कहीं लगा तो उसका कलर से पता चल जाएगा कि ये जोमेटो का है, या फिर कोई दूसरे भी बहुत सारे जो ई कॉमर्स कंपनियों का है, या फिर
जिसके भी अपने प्रोडक्ट होते हैं कंपनियों के, तो उसके लोगों से पता चल जाता है, यानी ब्रांड की स्पेसिफिक आइडेंटिटी पता चलती है हमें, तो हमें ब्रांड की पहचान पता चलती। दूसरा है कि कानूनी संरक्षण प्रदान होता है हमें कि इसका कोई नकल दूसरा नहीं कर पा रहा। बाजार मूल्य किसी ब्रांड के व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाता है, जो अक्सर एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाती। यानी कि हम कई बार ऐसा होता है कि नहीं, मार्केट में जाते हैं या प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये उस ब्रांड का है, तो वो जो लोगो होता है वो उस ब्रांडिंग को, ट्रेडमार्क जो होता है वो उस कंपनी की ब्रांडिंग को बढ़ाता है। तो एक उस और ब्रांड की वजह से आपको पता ही है कि किसी कंपनी की अगर अपनी एक ब्रांडिंग है तो उसका जो है जो स्तर है, अर्थव्यवस्था का स्तर है, या फिर उसके जो दर है, रेट है, वो थोड़ा सा हाई भी ले जा सकते हो। दूसरा विशिष्ट अधिकार, यानी उस मालिक को विशिष्ट अधिकार प्राप्त होता है और उस चिन्ह का वो उपयोग उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। अब आता है ट्रेडमार्क, जैसे ही ट्रेड सीक्रेट, थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है बच्चों को कि सर ट्रेडमार्क्स और ट्रेड सीक्रेट अलग है। नहीं नहीं, ट्रेडमार्क अलग है और ट्रेड सीक्रेट अलग है। ट्रेडमार्क एक अलग आईपी है और ट्रेड सीक्रेट एक अलग आईपी है। अब दोनों में अंतर भी हम देखेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों आईपी में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन को देखते हैं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा ट्रेड सीक्रेट के बारे में। ट्रेडमार्क तो हम समझ गए, ट्रेडमार्क क्या था, सारे एग्जाम्पल के। ए ट्रेड सीक्रेट इज एनी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड ए कॉम्पिटिटिव एज। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण है किसके लिए, ट्रेड सीक्रेट के लिए। यानी ट्रेडमार्क कॉन्फिडेंशियल नहीं है, जबकि ट्रेड सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल है। ट्रेडमार्क के लिए आपको क्या, ट्रेडमार्क के लिए आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, ट्रेड सीक्रेट के लिए आपको रजिस्टर जरूरत नहीं है। तो ए ट्रेड सीक्रेट, नाम से पता चला सीक्रेट क्या था ना, बहुत सीक्रेट। तो ए ट्रेड सीक्रेट इज एनी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड ए कॉम्पिटिटिव एज। इट इंक्लूड फॉर्मूला है, प्रोसेस है, मेथड है, डिजाइन है, इंस्ट्रूमेंटल है, ये सब कुछ भी जानकारी। यानी ट्रेड सीक्रेट उस कंपनी की खुद की कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है जो वो किसी को नहीं बताएगा, वो उस फॉर्मूले के आधार पे कार्य करेगा। जैसे कि माना कि ट्रेड सीक्रेट में हम रेसिपी की बात कर लेते हैं, जैसे किसी भी कंपनी की अपनी एक रेसिपी होती है, तो अब वो रेसिपी कैसे बना रहा है वो आपको नहीं बताएगा और आप उस फॉर्मूले का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे, ये उसका ट्रेड सीक्रेट है। जैसे अगर माना किसी की रेसिपी का हो गया, उसकी जो कंपनी, जैसे मैंने कहा ना इसमें कोका कोला का फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला कोई दूसरा नहीं, वो उसका ट्रेड सीक्रेट है। इसी तरीके से किसी का केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपोजिशन है, तो वो भी उसका ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत आएगा। या फिर हम मार्केटिंग स्टडी करते तो ये उस कंपनी की अलग अलग प्रकार से वो उसका वो सीक्रेट है, उसका अपना एक आईपी है कि वो अपने हिसाब से मार्केटिंग स्टडी के, तो ये उसका अपना कॉन्फिडेंशियल कार्य। कंप्यूटर कोड्स हैं, जैसे आपने देखा होगा गूगल का एल्गोरिथम है, तो वो अपना है, वो ट्रेड सीक्रेट है, वो सबको बताए ना, वो अपना खुद का है। तो ये जो है ये ट्रेड सीक्रेट में आते हैं। अब थोड़ा सा हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में कि ट्रेड सीक्रेट और ट्रेडमार्क्स हैं क्या है। थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि सर ट्रेडमार्क और डेफिनेशन की बात करें तो मैंने पहले कहा ट्रेड सीक्रेट मतलब कॉन्फिडेंशियल, जबकि ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है। ठीक है, यानी ए रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिजाइन और एक्सप्रेशन स्ट्रिंग गुड और सर्विस। जबकि ये क्या है, ट्रेड सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ए कॉम्पिटिटिव एज। पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट वैल्यूएबल कॉन्फिडेंशियल एंड बिजनेस नॉलेज। यानी कि ट्रेड सीक्रेट में उनकी कॉन्फिडेंशियल और सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, उनका अपना फॉर्मूला होता है। जबकि ट्रेडमार्क जो होता है वो ब्रांड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि किसी भी कंपनी है या फिर कोई भी अपनी सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो जो है ट्रेडमार्क उसकी ब्रांड को, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है कि उसकी जैसे आइडेंटिटी को दूसरा लेके तो नहीं जा रहा, यानी अपनी आइडेंटिटी से पता लगा। इसका कवर इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे किसी के फॉर्मूलेज हैं या किसी के प्रोसेस हैं, जैसे बहुत सारी कि कंपनियाँ हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर अपने हिसाब से उनका एक प्रोसेसिंग होता है, तो वो अपना प्रोसेसिंग किसी और को नहीं बताए, वो उनका अपना एक ट्रेड सीक्रेट होता है। या किसी की मेथड होती है अलग अलग प्रकार से कार्य करने की, मेथड का मतलब वो नहीं कि कैसा मेथड, मतलब कि
किसी उत्पाद को निर्मित करने के लिए जो उनकी विधियां हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना, या बिजनेस प्रैक्टिस है अपने लेवल पे। आपने देखा हो कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं या फिर अपने अपने लेवल पे अलग अलग प्रकार से बिजनेस उनकी प्रैक्टिस होती है। ट्रेडमार्क्स क्या करते हैं, इसमें कवर लोगोज आ जाता है, ब्रांड का नेम आ जाता है, स्लोगन आ जाता है, सिंबल आ जाता है, तो ये ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। ब्रांड नेम में किसी का ऐसा नाम आ गया तो वो बिल्कुल उसको स्पेसिफिक उसका नेम रहता है। स्लोगन में मैंने कहा ना, स्लोगन हर एक का अपना एक स्लोगन रहता है। जैसे LIC का है तो आप उसका स्लोगन नहीं चुरा सकते, नहीं तो आप कॉपीराइट एक्ट उसका अपना एक ट्रेडमार्क है। मैंने कहा ना कि जैसे जीवन के साथ भी जीवन के बाद, तो उसका स्लोगन है, उस स्लोगन को कोई दूसरा नहीं लगाए। सिंबल है, अपना एक सिंबल, हर एक कंपनी का अपना एक सिंबल है। जैसे मैंने कहा SBI का अपना एक सिंबल है ना। रजिस्ट्रेशन, इसके लिए ट्रेड सीक्रेट के लिए हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट होता है क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंशियल है। जबकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमें अपना लोगो, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना लोगो वो उस IP के अंतर्गत एक्ट के उसका प्रोटेक्ट हो जाता है, फिर हमारा उस लोगो को कोई दूसरा नहीं चुरा सकता। ड्यूरेशन बात करें तो इसका कोई सा ड्यूरेशन है नहीं, जबकि इसका एक फिक्स ड्यूरेशन रहता है 10 साल का। उसके बाद उसका वापस रिन्यूअल होता है, फिर बढ़ता जाता है। जब तक आप उसको चेंज नहीं कराएंगे तब तक वो आगे चलता जाएगा। ये भी ट्रेड सीक्रेट जो गवर्न बाय ट्रेड सीक्रेट लॉ के अंतर्गत आता है। इनके भी अगर आप कोई अगर आपका फार्मूलाज हैं या आपके मेथड्स हैं या प्रोसेस है, कोई चुरा रहा है तो वो भी आप जो है वो उसका एक्ट के अंदर आता है, लॉ के अंतर्गत, जिसके तहत आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। ट्रेडमार्क में भी गवर्न बाय ट्रेडमार्क लॉ है ही सही, आपने देखा होगा IPO के तहत, तो वो भी अपने उसमें भी आपका कोई जो लॉ लोगोज हैं, ट्रेड स्लोगन है, उसको भी कोई चुरा नहीं सकता, या फिर अगर कोई कॉपी भी करता है तो आप उसको उस एक्ट के तहत उसकी कार्रवाई हो सकती है ना। और एग्जाम्पल की बात करें तो हमने देखा कोका कोला रेसिपी है, गूगल सर्च एल्गोरिदम है, तो गूगल अपना एक अलग एल्गोरिदम है, इसकी अपनी एक रेसिपी है, उसका फॉर्मूला एक यूनिक है। और अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें तो जैसे नाइकी के शूज़ का लोगो है ना, और मैकडोनल्ड की गोल्डन हर चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें तो हमको थोड़ा सा पता चलता है। तो ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम देखते हैं अगला, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ये जो एक अलग प्रकार का IP है जो हमें समझना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ लागू होता है। यानी कि औद्योगिक डिजाइन एक प्रकार का बौद्धिक संपदा IPR है जो किसी उत्पाद के सौंदर्य या सजावटी पहलू की रक्षा करता है, या उन दृश्य डिजाइन तत्वों की सुरक्षा करते हैं जो किसी उत्पाद को आकर्षक और अद्वितीय बनाते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन में ऐसे आएंगे, मतलब ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जिनकी डिजाइनिंग वो कंपनी खुद करेगी, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे माना कि किसी ने कार की डिजाइन करी, है ना, तो आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में कार की कंपनियां हैं, इतनी संख्या में नई नई हर साल नई नई तरीके से कार आती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एक कार की डिजाइन दूसरी कार की डिजाइन जैसे हो? नहीं, चाहे इतनी तरीके से होगी, लेकिन अपनी एक कार की कंपनी की डिजाइन दूसरी कार से बहुत अलग होगी। वो जो होता है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत आएगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मोबाइल होते हैं सर, इतने मोबाइल हैं, क्या एक मोबाइल की डिजाइन दूसरे मोबाइल की डिजाइन के बराबर होगी? नहीं, वो भी अपने की इंडस्ट्रियल डिजाइन। यानी कि इंडस्ट्रियल डिजाइन एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो उस कार्य, जो उसकी सजावटी जो उत्पाद हैं उसकी सजावटी कार्य की, उसके सौंदर्य की, उसके सारे पहलुओं की रक्षा करता है। ठीक है, उसके रंग की, उनके कॉन्फ़िगरेशन की, सभी की। एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो सबसे पहले है फर्नीचर डिजाइन। यानी कि चाहे आप चेयर बना रहे हैं, कोई भी कंपनी चेयर बनाती है, कोई फैक्ट्री अपनी चेयर का निर्माण करती है, तो वो भी अलग अलग शेप और अलग अलग स्टाइल से बनाएगी। आपने जो स्टाइल लिया उस स्टाइल का कोई दूसरा आपका कॉपीराइट उसके जैसा नहीं कर सकता। तो यूनिक शेप और स्टाइल ऑफ चेयर यानी टेबल, लैंप, तो ये इंडस्ट्रियल डिजाइन में आएगा। कंज्यूमर गुड्स में हम बात करें तो पैकेजिंग डिजाइन, बॉटल शेप, है ना, तो यानी कि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग प्रकार से बोतल का डिजाइन करती। मैंने कहा ना, आप कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि
एक जैसी बोतल में एक जिस अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट आएंगे नहीं, उनकी बोतल की शेप अलग होती। ये अपनी एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंतर्गत आते हैं। फैशन में पैटर्न, टेक्सटाइल के पैटर्न सभी के अलग अलग होंगे, चाहे कोई भी टेक्सटाइल कंपनी हो, चाहे वो कपड़े वाली जितनी भी होती हैं, तो उनका देखना सबका अलग अलग प्रकार का फॉर्मेट रहता है, सबकी अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन रहती। ज्वेलरी डिज़ाइन, जितने भी ज्वेलर्स की जो होते हैं वो उनका अपना ट्रेडमार्क होता है, या अपना एक डिज़ाइनिंग होता है, जिसके अलावा कोई दूसरा उस डिज़ाइन को चोरी नहीं कर सकता, नहीं तो वो भी कॉपीराइट में आ सकता है। ऑटोमोटिव की हम बात करें तो कार की बॉडी शेप है ना, हेडलाइट डिज़ाइन है, यानी न हर साल कारों की नई नई डिज़ाइन देखने को मिलती है हमें, और हर साल हमें ऐसा एक कार की डिज़ाइन दूसरी कार की डिज़ाइन से बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। कभी भी आपको दो कार की डिज़ाइन एक जैसी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आएगी। वो भी एक तरीके से आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो स्मार्टफोन्स हैं, हेडफोन्स हैं, कैमराज हैं। हमने देखा होगा मार्केट में इतने टाइप के हेडफोन आ रहे हैं, है ना, ब्लूटूथ के जो हैं आ रहे हैं, इतने टाइप के हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन कोई भी स्मार्टफोन एक जैसा स्मार्टफोन दूसरे स्मार्टफोन के जैसे सेम डिज़ाइन नहीं होंगे। यानी उनके कॉन्फ़िगरेशन, उसकी बाहरी डिज़ाइन की बात करें हम, कॉन्फ़िगरेशन तो अलग रहेगा ही सही, सॉफ्टवेयर अलग रहेगा ही सही, क्योंकि वो तो जिस कंपनी का है उसी का रहेगा। अगर माना कि जिस मोबाइल कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो तो उसी का रहेगा, उसी का एंड्रॉइड रहेगा। लेकिन डिज़ाइन, कवर डिज़ाइन की बात कर रहे हैं हम, तो कवर डिज़ाइन भी अलग अलग रहेगा, उसके जैसा डिज़ाइन दूसरा मोबाइल वाली कंपनी नहीं ले सकती। देखिए ये बहुत सारे मोबाइल आपने देखे होंगे, हर साल चेंज होते रहते हो। कार की बात करो, देखो कितनी कार की शेप चेंज होगी, एक जैसे की शेप कोई कार अपना शेप नहीं बना सकती। अब अगला हमारा आईपी की हम बात करें अगले आईपीआर में, तो वह है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। नाम से पता चल रहा होगा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी किसी एक क्षेत्र पे पाई जाने वाली वस्तु या सामग्री या उत्पाद जो उसी रीजन के लिए फेमस है, उसको अपना एक आइडेंटिफिकेशन, उसकी एक पहचान जियोग्राफिकल इंडिकेशन के थ्रू मिलेगी। उस प्रोडक्ट की अगर एक बार जीआई मिल गया तो उस प्रोडक्ट को दूसरी जगह जीआई नहीं मिला, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक जगह जीआई टैग मिलता है। तो हर साल गवर्नमेंट लिस्ट निकालती है जिसमें कई प्रोडक्ट को बताते हैं कि ये यहाँ का जियोग्राफिकल जीआई टैग इसको मिला, जीआई टैग इसको मिला। जैसे कि रतलामी सेव, जैसे हम जाबुआ क्षेत्र में कड़कनाथ, तो वो एक जीआई टैग हो गया। तो देखते हैं इसको। भौगोलिक संकेत एक विशिष्ट प्रकार की बौद्धिक संपदा को प्रदर्शित करता है, जो किसी उत्पाद को एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न के देखो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने की पहचान देता है। यानी कि अगर आपने एक प्रोडक्ट हो गया जैसे रतलामी सेव है, तो वो वही का जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसका वो जीआई टैग वही का है। जैसे कड़कनाथ मुर्गा जब हम बात कर रहे हैं वो जाबुआ में, तो जीआई टैग वो मिल गया। यानी कि जब भी हम बात करेंगे तो उसकी पहचान उस क्षेत्र से होगी, जाबुआ के उस क्षेत्र, मध्य प्रदेश में जाबुआ के क्षेत्र से होगी जहाँ से उसको इंडिकेशन है। तो ये जीआई टैग उस प्रोडक्ट की पहचान को समृद्ध बनाता, प्रोडक्ट की को एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए जीआई टैग का उपयोग किया जाता। देखिए एग्जांपल हम बात करें तो जैसे दार्जिलिंग टी है इंडिया की, तो उसका अपना एक जीआई टैग है। पश्चिमिला चावल है इंडिया की, बासमती चावल, ये सब जीआई टैग के अंतर्गत आते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में हम बाघ प्रिंट की बात करें तो ये बाघ प्रिंट की जो की साड़ियाँ हैं, शॉल है, जाबुआ कड़कनाथ हैं, तो ये सारे जीआई टैग मिले हुए जिनका पहचान है उस जियोग्राफिकल रीजन से। आईपी 7 टाइप के हमने आईपी डिस्कस करें। अब उस जो आईपी है उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनके लिए इंडिया में क्या क्या लॉ बने हुए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ इन इंडिया, जो कि भारत सरकार के द्वारा ये एक्ट बनाए गए थे, चाहे हम कॉपीराइट एक्ट की बात करें, पेटेंट एक्ट की बात करें, ट्रेडमार्क एक्ट की बात करें, डिज़ाइन एक्ट की बात करें और जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड प्रोटेक्शन एक्ट 99 की बात करें। ये एक्ट क्या करते हैं, ये हमारे आईपी को प्रोटेक्ट करते हैं। उस रचनाकार के, उस कलाकार के, उस संगीतकार के, उस गीतकार के, उस सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर को, उस रीजन के, उस कंपनी के जो लोग ट्रेडमार्क को, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास लॉ बनाए गए, अलग अलग प्रकार के वेरियस लॉ बनाए गए जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि आपकी जो कृतियां हैं, आपके जो कार्य हैं, आपकी जो डिज़ाइन है वो हमेशा यूनिक रहेगी और इस पर सिर्फ आपका अधिकार है।
तो कॉपीराइट एक्ट जो है 1957, आपने देखा होगा कई बार कि किताब पे लिखा रहता है कि ये जो बुक है ये इस कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत आरक्षित है, इसका कोई भी उपयोग काट छाटेंगे नहीं, इसका कोई उपयोग गलत नहीं करेंगे, ऐसा लिखा रहता ना। तो कॉपीराइट एक्ट 1957 प्रोटेक्ट ओरिजिनल लिटरेसी, आर्टिक्स, म्यूजियल, ड्रामेटिक है ना, ड्रामेटिक वर्क जिसमें बुक्स आ गया, म्यूजिक हो गई, फिल्म, पेंटिंग, सॉफ्टवेयर है ना, तो ये इन सबको इस कॉपीराइट एक्ट के तरह प्रोटेक्ट होता है ये सारे कार्य। जनरली मैंने कहा कि ये कॉपीराइट एक्ट जो है ये 60 साल या 60 साल से ज़्यादा भी हो सकता है किस कंडीशन में, जब व्यक्ति जो अथर है उसकी मृत्यु उसके 60 साल तक ये ड्यूरेशन इस कॉपीराइट एक्ट का चलता है। और बीच में अगर वो अथर चाहता है कि नहीं मुझे इस कॉपीराइट एक्ट को हटाना है तो भी हटा सकते हैं। पेटेंट एक्ट 1917 जो होता है वो आपके सारे न्यू इन्वेंशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को प्रोटेक्ट करता है, उनके सारे क्राइटेरिया की चेक करता है ना, और जितने भी रूल, दिस एक्ट रेगुलेट द ग्रांट ऑफ पेटेंट एंड देयर राइट इन इंडिया, इट प्रोवाइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, एग्जामिनेशन एंड ग्रांटिंग ऑफ पेटेंट। यानी यह एक्ट क्या करता है, यह आपकी पेटेंट फाइलिंग करता है और आपको उसका पेटेंट प्रोवाइड करता है, और आपकी जो भी इन्वेंशन है, आपकी जो भी आपने नवाचार किया गया या फिर जो भी आपने टेक्निकल इनोवेशन किया उसको प्रोटेक्ट इस एक्ट के अंतर्गत माना जाता है। अगला ट्रेडमार्क एक्ट 1919 की बात करें, 1999 की, तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है सिंबल के लिए, जो कंपनी अपना सिंबल बनाती है उसके लिए, वर्ड के लिए, जो आपने एक शब्द लिखा आपका जो वर्ड है उसके लिए, आपका लोगोस जो है कंपनी का लोगोस उसको करता है, नेम्स के लिए, नेम ऐसा तो नहीं आपकी कंपनी के जैसा नाम किसी दूसरे ने कर लिया, नहीं, और अदर आइडेंटिफायर गुड्स और सर्विस, यानी कि इस ट्रेडमार्क एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें आएगी। डिज़ाइन एक्ट 2000 वाले में इसमें आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी एक जैसे ये बीच में इस एक्ट की बहुत ज़रूरत पड़ी, बीच में सुनने में भी आ रहा था कि कॉपी, अब कोई हम सुनने में आता ना कि ये तो इसकी कॉपी आ गई सर, ये इसकी सेकंड कॉपी, वो सेकंड कॉपी नहीं, आप उसमें देखना वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज कर लेता कि वो कॉपीराइट में नहीं आए, इसलिए, नहीं तो हर चीज़ कॉपीराइट में आती है। अगर आपने किसी स्मार्टफोन की डिवाइस जैसे जिस तरीके से पैटर्न किया, अगर आपने उस पैटर्न की दूसरा बना दिया तो कॉपीराइट में आ जाएगा, वो डिज़ाइन एक्ट में आ जाएगा। और डिज़ाइन एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई होनी है आपकी, या जो 6 महीने की सजा है या फिर जो 50,000 का जुर्माना वो लगना तय है। तो डिज़ाइन एक्ट के तहत उसकी शेप का, उसके कॉन्फ़िगरेशन का, उसके पैटर्न सुरक्षित रहते हैं। अगला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये इसमें प्रोटेक्ट्स गुड दैट हैव स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड प्रोसेस क्वालिटी एंड रिपुटेशन ड्यू टू द ओरिजिन, यानी कि जीआई टैग के तहत आपके उस प्रोडक्ट की एक पहचान मिल जाती है, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, उसके जैसा प्रोडक्ट को कहीं दूसरी जगह जीआई टैग नहीं मिलेगा, क्योंकि उस जीआई टैग से उस रीजन की और उस क्षेत्र की और उस प्रोडक्ट की पहचान बन जाती। तो ये जो अगर ये जो एक्ट है ये 99 इस एक्ट के अंतर्गत आएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो हमें कहाँ तक ऐसा लग, हमने कितना समझ पाया और हम उसकी कितनी गहराई तक हम समझ पाए। तो थोड़ा से 2-3 क्वेश्चन को लेके हम डिस्कस कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ इन इंडिया, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे कार्य हैं जो कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत प्रोटेक्ट होते हैं। तो पहला इन्वेंशन, ट्रेडमार्क, लिटरेसी वर्क और जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका आंसर है लिटरेसी वर्क, क्योंकि ये हमने पूछा है कॉपीराइट लॉ में, जबकि हमारे पास जियोग्राफिकल इंडिकेशन आईपी जरूर हैं, लेकिन कॉपीराइट लॉ एक अलग आईपी है। ट्रेडमार्क भी आईपी जरूर है, लेकिन ट्रेड कॉपीराइट एक उसने प्रश्न में पूछा गया कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत कौन सा काम आएगा, तो कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत लिटरेसी वर्क आएगा, बाकी ये जो है ये सारे आईपी के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी इनमें से कौन से ऐसे हैं जो बौद्धिक संपदा के अंतर्गत नहीं आते, चारों ऑप्शन में से, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत इन चार में से कौन नहीं आते। तो देखिए, पेटेंट हमें पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट भी हमें पता है कि यह भी एक आईपी है, ट्रेड सीक्रेट भी आईपी है, लेकिन लैंड ओनरशिप ये तो कोई भी अपनी खुद की ज़मीन खरीद सकता है। लैंड ओनरशिप मतलब किसी भी ज़मीन का भूमि स्वामी होना, तो भूमि स्वामी होना कोई आईपी नहीं है, वो तो उसकी वो अलग प्रकार का कार्य। अगला है द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ, यानी कि जो वर्ल्ड वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी कहाँ की है? तो देखिए चार ऑप्शन है, यूनाइटेड नेशन है ना, WTO, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने IPR क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और इनके कितने टाइप के IPR होते हैं, इनके क्या एक्ट बने, उन सबको आज हमने डिटेल से इस PPT के माध्यम से हमने देखा। अगर आप इसमें और भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये जो फर्दर रीडिंग और जो टेक्स्ट बुक है, इन टेक्स्ट बुक के में आप देख सकते हैं, और जो वेबसाइट है हमारी IP की जो वेबसाइट है और विपो की वेबसाइट है, इन वेबसाइट के थ्रू आप इसमें पेटेंट फाइलिंग कैसे करते हैं, कॉपीराइट की क्या एक्ट हैं, सभी के इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।